2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि देश के करोड़ों लोगों को आजादी के 66 साल बाद भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी नहीं मिल रही। उन्हें जो राजनीतिक विरासत मिली उसमें क्या मिला? पहला गरीबी और दूसरा भ्रष्टाचार, यह उन्हें विरासत में मिला। और पूरा सिस्टम पॉलिसी पैरालिसिस से जकड़ा हुआ था, यानी किसी में फैसला लेने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी और भविष्य को लेकर कोई तैयारी नहीं थी, जिसे हम फॉरवर्ड प्लानिंग कहते हैं। कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी। इसलिए 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ दो मोर्चों पर काम किया। पहले मोर्चे पर उन्होंने देश की पुरानी समस्याओं को ठीक किया। दूसरे मोर्चे पर भारत के भविष्य को संवारने में जुट गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देश की बुनियादी समस्याओं को सुलझाना शुरू किया। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ 75 लाख घरों का निर्माण किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 95% गांवों में आज शौचालय की कमी नहीं है। अब यह समस्या नहीं रही। अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए देश के 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए अब तक देश भर के किसानों को 3,69,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। आयुष्मान योजना के तहत करीब 55 करोड़ लोगों को उनका स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। अब तक इस योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा 41 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी बीमा योजना है और इन सभी योजनाओं में प्रधानमंत्री मोदी का एक पर्सनल टच दिखता है। उनके फैसलों में उनके जीवन के निजी अनुभव आपको दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी एक गरीब परिवार से आते हैं और अपने परिवार में उन्होंने इन समस्याओं को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, बल्कि गरीब की सेवा करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और ये जो लक्ष्य है उनका, ये जो उनकी सोच है, ये अक्सर वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पिछले 11 वर्षों में गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसलिए हमारी सरकार गरीब को केंद्र में रखकर निरंतर योजनाएं बना रही है, उन पर काम कर रही है। अब इसका नतीजा देखिए। भारत में पिछले 11 वर्षों में 17 करोड़ 10 लाख लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। अब यह आंकड़ा देखिए। वर्ष 2011 में 16% से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे थे। 2022 में लगभग 2% लोग अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे बचे हैं। 2014 में देश के करोड़ों लोगों के पास बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं नहीं थी। सड़कें टूटी हुई थीं, पीने के लिए पानी नहीं था, साफ पानी नहीं था। अंधेरा होते ही देश में लालटेन युग शुरू हो जाता था। ऐसे भारत को सुपर पावर बनाना बहुत मुश्किल काम है। फिर मोदी युग में सब बदलना शुरू हुआ। सौभाग्य योजना के जरिए देश के हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। आज देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है।
ये योजना इतनी सफल हुई कि इसने सारे लक्ष्य पूरे कर लिए और अब इस योजना को बंद भी कर दिया गया है। आज देश के 81% गांवों के हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचता है। 2019 में केवल 17% गांवों में ये सुविधा थी। आप ये मानचित्र देखिए और मोदी युग में हुए इस बदलाव को समझिए। नीले रंग से दिखाया गया है कि देश भर के गांवों में नल से जल कैसे पहुंचता है और अब भारत के अधिकांश गांवों में लोगों को पीने के पानी की कोई परेशानी नहीं। 2019 में केवल देश के कुछ गांवों में ही नल से पानी पहुंचता था और अब ये अंतर आप देख सकते हैं। अगली समस्या थी भ्रष्टाचार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे, सरकार 1 रुपया भेजती है तो आम आदमी तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। आज हालात बदल गए। देश के लोगों को सब्सिडी या कोई भी सहायता सीधे देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटाइजेशन और जन धन योजना को शुरू किया। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। आज हमारे देश में 56 करोड़ 16 लाख जन धन बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से लगभग 2,67,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। चीन को छोड़ दें तो आज दुनिया के किसी भी देश की जनसंख्या से ज्यादा हमारे देश में गरीबों के बैंक अकाउंट हैं। 56% जन धन बैंक अकाउंट महिलाओं के हैं। 67% जन धन बैंक अकाउंट गांव या छोटे शहरों में है। 9 वर्षों में जन धन खाते में औसतन जमा राशि करीब 4 गुना बढ़ चुकी है। यह दिखाता है कि आज गरीब लोगों के पास भी बचत हो रही है, उनके पास पैसे हैं और आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। हर बैंक अकाउंट आधार से जुड़ चुका है, इसलिए कभी भी किसी भी गड़बड़ी को रोका जा सकता है। आज देश में लगभग 49 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। देश के 99.8% राशन कार्ड्स को आधार से जोड़ दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी आज किसी भी व्यक्ति को तुरंत जब चाहे यहां दिल्ली में बैठी सरकार उनके बैंक अकाउंट में सीधे राहत या पैसा भेज सकती है। आज किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को सरकार की योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है और आजादी के 78 वर्षों में यह सबसे बड़ा बदलाव है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है, जिन्हें सृजन का देवता मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विकसित भारत का शिल्पकार माना जाता है। विकसित भारत बनाने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनिर्भर होना और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को स्वदेशी का नारा दिया, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का मंत्र दिया। 2014 से 24 के बीच भारत में 56,70,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। 2014 में भारत के रक्षा क्षेत्र में उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था, जो 2023 में बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए का हो गया। मेक इन इंडिया की वजह से आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां खोल रही हैं। 2014 में हमारे देश में 350 स्टार्टअप्स थे, आज 1,59,000 स्टार्टअप्स हैं। आज भारत में बिजनेस करना आसान है। 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 142 थी, 2020 में ये 63 पर आ गई। 2021 में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू हुआ, जिसमें किसी भी कारोबार को शुरू करने की सभी मंजूरी एक जगह एक साथ मिलती थी और प्रधानमंत्री मोदी अब अपनी हर योजना के जरिए 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में जुटे हैं। अपने जन्मदिन पर भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी का मंत्र दिया और विकसित भारत के अपने संकल्प को दोहराया है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें मिट्टी की महक मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। और मैं मेरे व्यापारी भाइयों से आज आग्रह से कहना चाहता हूं, आप भी देश के लिए मेरी मदद कीजिए, देश के लिए मेरा साथ दीजिए। और मैं मदद देश के लिए चाहता हूं आपसे
क्योंकि मुझे 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है और उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से जाता है। अब तक तो हमने आपको वो बदलाव दिखाए जो आपको दिखते हैं आंखों से, लेकिन कई बदलाव ऐसे भी हुए जो दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हमारे देश का इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उतना ही हमारे देश ने गुलामी और अपमान का दौर भी देखा है। सदियों की गुलामी ने हमारे देश के लोगों की सोच पर बड़ा गहरा असर डाला। 1947 में हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन मानसिक गुलामी की जंजीरें समाज के कई हिस्सों में आज भी बनी रही। गरीब होना शर्म की बात माना जाता था। सनातन संस्कृति पर गर्व करने की जगह उसे पिछड़ेपन से जोड़ दिया जाता था। दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों को भारतीय कहने पर हीन भावना होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सोच को भी बदला। उन्होंने भारत के लोगों को आत्मविश्वास और गर्व का एहसास कराया। गरीब की उपेक्षा की जाती थी, उसे सहायता पाने वाला माना जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सोच को बदला। उनके मुताबिक गरीब को भी सम्मान मिलना चाहिए और उसके जीवन को भी बदलना जरूरी है। उन्होंने गरीब को वोट बैंक नहीं माना, बल्कि उन्हें सम्मान दिलाने की एक ईमानदार कोशिश की। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये योजनाएं सिर्फ सुविधाएं नहीं थी, ये संदेश है कि गरीब अब दया का पात्र नहीं, बल्कि अब उसका सम्मान होना चाहिए। 2014 से पहले जब भारतीय नेता विदेश जाते थे तो उन्हें शायद ही कोई गंभीरता से लेता था। भारत को गरीब और पिछड़ा देश माना जाता था। प्रवासी भारतीय खुद को भारतीय बताने में शर्म महसूस करते थे। लेकिन पिछले 11 वर्षों में सब कुछ बदल गया। अब प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो उन्हें ग्लोबल लीडर के तौर पर सम्मान मिलता है। आज दुनिया भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय खुद को गर्व से भारतीय कहते हैं हम भारतीय हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो दिखता नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक नया युग शुरू किया। उनके नेतृत्व में देश के कई धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण हुआ है। उनके समय में ही राम मंदिर का निर्माण हुआ। देश के करोड़ों हिंदुओं का 500 वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल कॉरिडोर और केदारनाथ धाम का दोबारा से निर्माण किया गया। आज़ादी के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन परंपरा का देश विदेश में प्रचार और प्रसार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोगों में यह विश्वास जगाया कि हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है। हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे। मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा मंदिर बन भी गया, राम लल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। महाकाल का बुलावा आया और ये बेटा आए बिना कैसे रह सकता। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते।
सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बदलाव आए हैं ये आपको बता दिया, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी आई हैं। और जब चुनौती आती है, जब बुरा समय आता है, तब पता चलता है कि किसी भी देश के लिए एक अच्छे नेता का होना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती आई वो कोविड की महामारी थी, और उस दौरान स्वदेशी वैक्सीन और टेक्नोलॉजी कोविन ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या को सुलझाया। ये कितनी बड़ी बात थी। और आप जानते हैं कि कोविड के दौरान बड़े बड़े देश एक्सपोज हो गए। बड़े बड़े देशों में सरकारों को समझ में नहीं आया कि कोविड के दौरान उसका सामना कैसे करना है। बड़े बड़े देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई। और कोविड के दौरान लोगों को ये समझ में आया कि भारत में एक सशक्त नेतृत्व था, इसलिए भारत पर कोविड का असर बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम हुआ। हमने अपनी वैक्सीन बनाई, न सिर्फ बनाई बल्कि हमने अपने हर व्यक्ति तक उस वैक्सीन को पहुंचाया। डिजिटल डेटा लगातार आ रहा था कि वो वैक्सीन कब लग रही है, किसे लग रही है, किसे एक बार लग चुकी है, किसे 2 बार लग चुकी है। और हमने दूसरे देशों को भी ये वैक्सीन दी, यानी दूसरे देशों की भी हमने मदद की, अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको लॉकडाउन का समय याद होगा, जब भारत में लॉकडाउन लगा था। और आज आप में से बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे कि कोविड का समय कैसा था, लेकिन ज़रा थोड़ी देर के लिए याद करके देखिए कि उस समय क्या आपको ये नहीं लगा कि भारत में अगर प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व न रहा होता तो शायद कोविड का असर कहीं ज़्यादा घातक हमारे देश की इकोनॉमी पर और हमारे देश के लोगों पर पड़ता। दूसरी चुनौती थी आतंकवाद और पाकिस्तान से आने वाला आतंकवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में पाकिस्तान के आतंकवाद पर कई बार प्रहार किए। पहले हम सहते रहते थे, प्रहार नहीं करते थे, हमारा खून बहता रहता था और हम फैसला करने में हर बार देर लगाते थे। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक की, 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद के खिलाफ हमने एक नई लड़ाई लड़ी। और प्रधानमंत्री मोदी को चीन से सीमा विवाद की चुनौती का भी इस दौरान सामना करना पड़ा और बॉर्डर पर चीन को हमने उसी की भाषा में जवाब भी दिया। और एक और चुनौती थी, कोविड को हमने झेल लिया, पाकिस्तान से जो आतंकवाद आ रहा है वो हमने झेल लिया। हर बार हमने पाकिस्तान को बताया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है, आप सबको याद होगा। चीन के साथ भी हम झुके नहीं, लगातार खड़े रहे और हमने उन चीन को भी यही कहा कि अपनी ज़मीन हम नहीं देंगे। ये तो सब तो बाहर के दुश्मन हैं, लेकिन एक दुश्मन है जो हमारे देश के अंदर बैठा है। उसका सामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने जितना किया उतना और किसी प्रधानमंत्री को इसका सामना नहीं करना पड़ा। जो हमारे अंदर की चुनौतियां हैं, जो हमारे अंदर के दुश्मन यहां पर बैठे हुए हैं, उनका सामना पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 फ्रंट, जिसको हम कहते हैं, उस 2.5 ढाई फ्रंट पर लड़ाई लड़ी है। यानी पाकिस्तान और चीन के साथ साथ हमारे देश में जो अर्बन नक्सल हैं उनसे मुकाबला किया है। हमारे देश में जो सबूत गैंग है हमने उससे मुकाबला किया है। हमारे अपने देश के अंदर जो नक्सलवादी बैठे हैं हमने उससे मुकाबला किया है। और हमारे ही देश में जो ऐसे नेता बैठे हैं जो हम पर सवाल खड़े करते हैं, हमारी सेना पर सवाल खड़े करते हैं, हमने उनका भी सामना इस दौरान किया है। अर्बन नक्सल का जो नैरेटिव था अब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। और इस दौरान आपने ये देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो सामना था, जब शुरू में आए थे तो मीडिया भी उनके खिलाफ था। इस देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो उनके खिलाफ थे। जो इस देश का सबूत गैंग है वो उनके खिलाफ था।
उनके किसी भी फैसले में ये लोग उनके साथ नहीं थे। जब चीन के साथ विवाद चल रहा था तो ये लोग चीन के साथ जाकर खड़े हो जाते थे। जब पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा था तो पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। जब आतंकवादियों से हमारी लड़ाई चलती है तब ये आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते हैं। और हमारे मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा एक समय में था, जो अब तो ठीक हो रहा है कुछ कुछ, लेकिन एक समय में ऐसा था जब प्रधानमंत्री मोदी को मीडिया से भी कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। और ये सारी लड़ाइयां उन्होंने अकेले लड़ी हैं, बाहर वालों से भी लड़ी हैं और अपने अंदर जो लोग हैं उनसे भी लड़ी हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं ढाई फ्रंट। इसे ढाई फ्रंट की थ्योरी क्यों कहा जाता है? एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा फ्रंट है चीन और आधा फ्रंट है हमारे अपने घर के अंदर जो लोग बैठे हैं, नक्सलवादी, अर्बन नक्सल्स, सबूत गैंग, ये सारे लोग जो बात बात पर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। इन 11 वर्षों में संविधान न जाने कितनी बार खतरे में आया। इन 11 वर्षों में हमारा लोकतंत्र न जाने कितनी बार समाप्त हो गया, कितनी बार खतरे में आ गया। अभिव्यक्ति की आजादी कितनी बार खतरे में आ गई। हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता कितनी बार खतरे में आ गई। यह सारा नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गढ़ा गया। हमारे यहां मीडिया की आजादी नहीं है, यह भी एक झूठी कहानी बनाई गई। लेकिन आज आप देखिए पूरी दुनिया कैसे हमें देखती है। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का कितना आदर करती है और ये जो सम्मान उन्हें मिल रहा है ये भारत के हर व्यक्ति का सम्मान है। अब आपको मिलवाते हैं मोदी द कम्युनिकेटर से। मोदी जो लीडर हैं वो तो आपने देख लिए, लेकिन मोदी एक बहुत बड़े कम्युनिकेटर भी हैं। इसका सीधा और सटीक उदाहरण है रेडियो पर उनका कार्यक्रम मन की बात। उन्होंने जनता से सीधे कनेक्ट करने के लिए टीवी को नहीं चुना, सोशल मीडिया को नहीं चुना, रेडियो को चुना। रेडियो जो बिल्कुल खतरे में आ गया था, जिसके बारे में कहते थे कि अब तो रेडियो को कोई सुनता ही नहीं है, रेडियो पर उन्होंने आने का निश्चय किया और मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से संवाद करते हैं, आम जनता को अपनी राय देते हैं, उनकी राय लेते हैं, देश के बड़े मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को 23 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने सुनते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। बड़े बड़े जो फिल्म एक्टर हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनके कार्यक्रमों को और उनकी फिल्मों को भी इतना नहीं देखा जाता जितना मन की बात को सुना और देखा जाता है। देश के छात्रों से सीधे संवाद के लिए उन्होंने टीवी पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया। वो समझते थे कि छात्रों से संवाद करना बहुत जरूरी है। जो स्कूल के बच्चे हैं उनसे बात करना बहुत जरूरी है, जिसमें वो छात्रों से बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं और बच्चों के जो अभिभावक हैं, माता पिता, उनसे भी बात करते हैं और कहते हैं कि परीक्षा की टेंशन मत लेना। देखिए, एक प्रधानमंत्री के लिए कितनी बड़ी बात है कि वो इस बात को समझते हैं कि हमारे देश में आज भी हर घर में जहां स्कूल के बच्चे हैं, पूरे घर को एक ही तनाव रहता है, स्कूल के बच्चों की परीक्षा का तनाव, बोर्ड की परीक्षा का तनाव। पूरा घर, पूरा परिवार 1 साल के लिए अपनी पूरी सामाजिक जीवन पर ताला लगा देता है क्योंकि बच्चों की बोर्ड की परीक्षा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाव को समझा और उन्हें लगा कि इस बारे में देश के बच्चों से, छात्रों से बात करनी चाहिए, उनके माता पिता से बात करनी चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए। तो ये 2 बिल्कुल नए प्रयास थे उनके हमारे देश के लोगों तक पहुंचने के लिए, जो सिर्फ वही सोच सकते थे। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आए, किसी ने नहीं सोचा कि रेडियो पर कार्यक्रम करेंगे, किसी ने नहीं सोचा कि वो परीक्षा पे चर्चा करेंगे। और फिर पूरी दुनिया के लोगों से जुड़ने के लिए, देश के लोगों से हर रोज हर घंटे जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन गए। इसलिए अगर आज आप मुझसे पूछें, वो कम्युनिकेटर तो हैं ही, देश के, दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी वही हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर भी वही हैं। आज यूट्यूब, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की कुल संख्या 28 करोड़ 63 लाख है। देश के बड़े बड़े सुपरस्टार से ज्यादा फॉलोअर्स उनके हैं। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना चैनल बनाया और 31,000 से ज्यादा वीडियोस उन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए हैं, जिन्हें 762 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। जरा देखिए, 762 करोड़ व्यूज।
प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के बड़े कम्युनिकेटर्स में से गिना जाता है और उन्होंने जनता से सीधा संवाद शुरू करके एक नए अध्याय की शुरुआत की, ताकि जनता और उनके बीच संबंधों में कभी भी ना तो कोई दूरी आए और ना ही कोई मिलावट आए। थोड़ी देर पहले मैंने मीडिया की बात की थी। अक्सर जब वो शुरुआत में आए थे और उनके जो पहले 5 साल थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई समर्थन मिल नहीं रहा था। हमारे देश में मीडिया की व्यवस्था से, जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, बहुत मुश्किल से सपोर्ट मिलता था। और तब उन्होंने अपना खुद का एक अलग इकोसिस्टम बनाया, जहां वो मीडिया पर भी आधारित नहीं रहे। आज उन्होंने सोशल मीडिया का अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाया है। उनसे जुड़ी हुई कोई भी खबर होती है, उनसे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला होता है, उनका कोई भी वीडियो होता है, वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डालते हैं और पूरे देश तक वो चीज़ पहुंच जाती है और पूरे मीडिया में भी वो चीज़ पहुंचती है। और अब देश के मीडिया के पास भी वो विकल्प नहीं है कि वो उसमें भी कोई मिलावट कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं। आज अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो वो सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, सबसे बड़े रेडियो आर्टिस्ट हैं और सबसे बड़े टीवी एंकर भी अगर आप मुझसे पूछें तो शायद वही हैं। तो संचार के जो नए तरीके हैं, प्लेटफॉर्म्स तो हमारे पास थे, टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को, उन ऐप्स को, उस रेडियो को, उस टीवी को, उस सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को एक नया आयाम दिखाया। और इसीलिए कहते हैं कि वो शायद दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कितने रिकॉर्ड बनाए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, जय हो विजय हो, राग हो प्रवाह हो, देश हो विदेश हो, जेके हो। Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel Store today. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो? गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। आज उनका जन्मदिन है, तो कुछ दिलचस्प बातें भी उनके बारे में बताते हैं आपको। उन्होंने क्या नए नए रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। वो भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अब तक सबसे ज़्यादा 27 देशों से उनका नागरिक सम्मान मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 17 बार विदेशी संसदों में भाषण दे चुके हैं। विदेशों की जो पार्लियामेंट हैं वहाँ पर भाषण दे चुके हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार सांसद बनते ही प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। उनके नेतृत्व में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक पार्टी के बहुमत की सरकार बनी थी, वरना 30 साल तक हमारे देश में सिर्फ गठबंधन की सरकारें चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले इस देश के दूसरे नेता अब बन गए हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको डिकोड जिंदगी में दिखाएंगे आज का विचार। कौन है जो जोड़े देश को?